अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड को। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी ने डिफरेंट तरीकों से इंसानियत की खिदमत की है। नंबर 1 जो पहला तरीका था वो था बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमने डिस्कस करना है इन कम्बेटिंग डिजीजेस, कि हमें बीमारियों से बचाया है, डिफरेंट तरीके बताए हैं कि किस तरह हम बीमारियों से बच सकते हैं। और जो तीसरा तरीका हमने डिस्कस करना है वो है इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट, कि जो बायोलॉजी है इसने हमें बताया कि अपने माहौल को हमें किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह इसे महफूज बना सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। इस इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह एनिमल और प्लांट्स जो हमारी फूड का हिस्सा है, किस तरह की वैरायटीज को बेहतर किया गया। तो 3 चीजें हम पढ़ चुके हैं कि क्या इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज, जो पहले वैरायटीज पाई जा रही थी उन्हें इंप्रूव किया गया, हाइब्रिड प्लांट्स पैदा किए गए, और तीसरा हमने डिस्कस किया था जो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट थे वो पैदा किए गए। किसके थ्रू? जैसे कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड उसके थ्रू देखा था। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि कौन से और तरीके हैं जिस तरह फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया। तो पहला है हमारे पास तरीका, दैट इज टिश्यू कल्चर टेक्निक। कि भाई टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या चीज है। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए गए। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स जब बनाए जाते हैं तो एक आधे प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन की जाती है जेनेटिकली। अब उस प्लांट को आगे प्रोपागेट करना होता है कि कोई ना कोई ऐसा मेथड इस्तेमाल किया जाए जिसके थ्रू उसकी कॉपियां तैयार कर ली जाएं। वो हमने डिस्कस किया था क्लोनिंग। उसके अलावा हमारे पास क्या मेथड है? टिश्यू कल्चर टेक्निक। इस तरीके से भी हम ज्यादा से ज्यादा कॉपीज जो है प्लांट की वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्या मेथड है ये टिश्यू कल्चर टेक्निक का? It is a method in which growth of tissues or cells, के प्लांट से टिश्यूज लिए जाते हैं या सेल्स लिए जाते हैं, फिर क्या किया जाता है? सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स, उन्हें प्लांट से अलग किया जाता है एंड ग्रो इनटू अ लिक्विड मीडियम, और फिर किसके अंदर ग्रो करवाया जाता है? लिक्विड मीडियम के अंदर इसे ग्रो करवाया जाता है। तो हर टिश्यू, हर जो सेल होगा वो एक न्यू प्लांट को जनरेट करेगा। तो इस तरीके से हम प्रोपागेट करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स को। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पहला जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक है क्या चीज। आगे हम डिस्कस करते हैं प्लांट पैथोजेंस को, कि भाई वो कौन से पैथोजन है जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें सबसे पहला पैथोजन है हमारे पास पैथोजेनिक फंजाई। कि जो फंजाई है, फंजाई क्या नेचर के अंदर हमें पता है, इट इज मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक इन नेचर। ये क्या करती है? ये बेसिकली प्लांट को नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ फंजाइज ऐसी हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी एग्जांपल क्या है? जैसे रस्ट है, समट है, ये व्हीट और कॉर्न की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो पहला जो पैथोजन है प्लांट का वो है हमारे पास पैथोजेनिक फंजाई लाइक रस्ट एंड समट। इसके अलावा और कौन सी चीज प्लांट को नुकसान पहुंचाती है? तो देखें, प्लांट इंसेक्ट्स, प्लांट के कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड पेस्ट, इन्हें पेस्ट कहा जाता है। और क्या इसकी एग्जांपल है? जैसे एफिड्स हैं, ये क्या करते हैं? फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं कि ये क्या नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए, फंजाई और जो पेस्ट होते हैं दैट वीकन द प्लांट्स, ये प्लांट को वीक कर देते हैं। क्यों? कि बिकॉज ये पैरासाइट की तरह उन्हें लग जाते हैं और उनसे शेल्टर भी लेते रहते हैं और खुराक भी हासिल करते रहते हैं। तो पहली बात, ये दे वीकन द प्लांट्स, ये प्लांट को कमजोर कर देते हैं। और दूसरी क्या बात है? रिड्यूस द यील्ड, जब प्लांट कमजोर होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी पैदावार में भी कमी वाकया होगी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं कि जो प्लांट पैथोजन क्रिएट करते हैं। अब बायोलॉजी ने किस तरह हमारी हेल्प की, किस तरह इनको ओवरकम करने के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी मदद की, तो देखते हैं। देखिए, these are controlled by, ये जो चीजें हैं ये कंट्रोल की जाती है। कौन सी चीजें? फंजाई और पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है फंजीसाइड से एंड पेस्टिसाइड से। फंजीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या हैं? बेसिकली दीज आर केमिकल्स, ये केमिकल्स हैं जो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? साइड का लफ्जी मतलब होता है टू किल, किसी चीज को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए, फंजीसाइड टू किल फंजाई, पेस्टिसाइड टू किल पेस्ट। तो देखें, फंजाई को मारने के लिए फंजीसाइड और पेस्ट को मारने के लिए हमारे पास पेस्टिसाइड्स मौजूद होते हैं। अब देखिए, ये केमिकल्स इस्तेमाल करके हमने पेस्ट और फंजाई को मार तो दिया, लेकिन इसका एक बड़ा मसला है। वो क्या है?
There is a problem in using these chemicals. अगर ये केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं तो भाई बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। कौन से मसले? नंबर 1, these chemicals provide toxicity problems for humans. ये जो अगर केमिकल्स इस्तेमाल किए जाएं किसी फसल के ऊपर, पौधे के ऊपर, अगर वो हम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन केमिकल्स के ज़रात हमारी बॉडी में जाएंगे और ये टॉक्सिसिटी का बायस बनेंगे। पहली तो प्रॉब्लम इनसे रिलेटेड ये है। दूसरी, they cause environmental pollution, ये हवाई आलूदगी का, एनवायरनमेंट की आलूदगी का भी बायस बनते हैं। तीसरी खास बात क्या है, ये क्या प्रॉब्लम काज करते हैं? इंसेक्ट्स बिकम रेजिस्टेंट टू दीज केमिकल्स। अगर इसी तरह के केमिकल, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड हम बार बार इस्तेमाल करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंसेक्ट्स जो होंगे वो इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट इख्तियार कर लेंगे, उन पर इन केमिकल्स का असर ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट, जब भी केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं ये 3 प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया गया, बायोलॉजी ने हमारी कैसे मदद की? तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक स्पेशल मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया बायोलॉजी की तरफ से, बायोलॉजिस्ट की मदद से। वो क्या है? स्पेशल मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड, स्पेशल मेथड एक इंट्रोड्यूस करवाया गया व्हिच एलिमिनेट्स ऑल सच हैजर्ड्स, जो इन सारे खतरात को खत्म कर देता है जो अभी हमने डिस्कस किए कि केमिकल्स के इस्तेमाल से ये मसले हो सकते हैं। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल का नाम देते हैं। अब डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो देखें, नाम से ही जाहिर है, बायो का मतलब होता है लाइफ और कंट्रोल का मतलब कंट्रोल करना, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से कंट्रोल करना। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल? कंट्रोल्ड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके कंट्रोल करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इन दिस मेथड पेस्ट, जो फसलों के कीड़े मकोड़े हैं, आर डिस्ट्रॉयड, इन्हें तबाह कर दिया जाता है बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसका इस्तेमाल करके? लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेंगे उन दुश्मनों के साथ? तो देखें, दैट कंपीट विद देम, जो उनका मुकाबला करते हैं, या फिर इवन ईट देम अप, या फिर उन पेस्ट को, उन इंसेक्ट को खा जाते हैं। तो देखें, व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल? In this method, pests are destroyed by using some living organism that compete with them or even eat them up. अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। देखें, एन एफिड, एफिड कहते हैं तेले को। तेला क्या चीज है? ये एक क्रॉप पेस्ट है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो देखें, एफिड दैट अटैक वॉलनट ट्री, जो अखरोट के दरख्त पर अटैक करता है, उसकी यील्ड को कम कर देता है, इज बीइंग कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली, इसे बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है किसकी मदद से? बाय यूजिंग ए वेस्ट। क्या इस्तेमाल किया जाता है? एक बीड को इस्तेमाल किया गया, किसके अगेंस्ट? एफिड के अगेंस्ट। अब ये बीड क्या काम करेगा? दैट पैरासाइटाइज द एफिड, जो क्या कर देगा? जो लागर कर देगा, कमजोर कर देगा, मार देगा किसको? इस एफिड को। तो देखें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए, वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने किस चीज को कंट्रोल कर लिया? एफिड को, जो क्या काम कर रहा था? जो वॉलनट ट्री को नुकसान पहुंचा रहा था। तो ये एक मेथड है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर लेना, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। और इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है? सम बैक्टीरिया आल्सो यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड, कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं किसके तौर पर? बायोपेस्टिसाइड के तौर पर। तो ये था हमारे पास कि डिफाइन बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल है क्या। अब आगे डिस्कस करते हैं हम। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, कि भाई किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के सबसे मुनासिब तरीकाकार क्या हो सकता है, इसको डिफाइन करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो देखें, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ए पार्टिकुलर डिजास्टर्स डिजीज, कहते बड़े एहसन तरीके से एक ऐसी बीमारी को कंट्रोल कर लेना जो इंतहाई खतरनाक हो। और दूसरी हमारे पास क्या चीज है? वो किसी खास डिजीज को कंट्रोल करना एक बड़े एहसन तरीके से।
आर ऑल कॉमन डिजीजेस, या फिर उस प्लांट से रिलेटेड तमाम डिजीजेस को कंट्रोल करना। तो क्या बात हमें हमारी बात समझ में आई कि भाई किसी एक अच्छे तरीके से किसी एक बीमारी को या बहुत सारी बीमारी को कंट्रोल करना जो नुकसानदेह हो सकती है प्लांट के लिए, किस मेथड के थ्रू? एक मेथड है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग, कि इसे अचीव किया जाता है, इसे कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग ऑल रेलिवेंट, उस डिजीज से मिलते जुलते, उससे रिलेटेड एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स, और ऐसे मुनासिब तरीके जो हर लिहाज से हमें फायदा दें, हर लिहाज से प्लांट को फायदा दें, हर लिहाज से माहौल को फायदा दें, ऑफ डिजीज कंट्रोल, कि इस तरीके से हम डिजीज को कंट्रोल कर लें, तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो क्या बात समझ में आई? किसी खास डिजीज को या फिर बहुत सारी डिजीजेस को जो प्लांट से तल्लक रखती हैं, उन्हें कंट्रोल करना बड़े ऐसा तरीके से, बड़े अप्रोप्रिएट मेथड से, दैट मेथड इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट बाय यूजिंग ऑल एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स। वो कौन से मेथड्स हैं? तो देखें, नंबर 1, अब किसी भी चीज को कंट्रोल करने की 3 बेसिक सूरतें हो सकती हैं। क्या? हमें पता है कि हर चीज को कोई ना कोई, हर डिजीज को कोई ना कोई उसका कास्टिव एजेंट होता है। तो मैं इस केस में क्या बात करूंगा कि पैथोजिन, सबसे पहली बात है पैथोजिन, कि पैथोजिन्स क्या होते हैं? किसी प्लांट को कोई डिजीज काज करने के लिए एक पैथोजिन की जरूरत है। अगर मैं पैथोजिन को किल कर दूंगा तो बीमारी आएगी ही नहीं। तो ये पहला रेलिवेंट मेथड है कि सबसे पहला मेथड कि आप पैथोजिन पे वर्क कर लें, ऑटोमेटिकली डिजीज खत्म हो जाएगी। दूसरा मेथड कि भाई ये पैथोजिन जो है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके बीमारी फैलाता है। अगर हम किसी होस्ट को या ससेप्टेबल प्लांट को इतना मजबूत कर दें, उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी पैदा कर दें कि वो बीमारी से लड़ सके, तो ऑटोमेटिकली वो किससे सेव रहेगा? बीमारी से सेव रहेगा। तो ये दूसरा रेलिवेंट मेथड है हमारे पास कि हम होस्ट को बूस्ट अप कर दें कि वो बीमारी से बचा रहे। तीसरा क्या है? फेवरेबल इन्वायरमेंट, कि भाई हमें पता है कि किसी भी पैथोजिन को ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए। क्या मतलब? बॉडी के अंदर दाखिल होगा, किसी खास जगह पे जाके वो अटैक करेगा, वहां पर मल्टीप्लाई करेगा। अगर हम उस जगह के अंदर चेंजिंग्स पैदा कर दें या उसको बेहतर बना दें, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? पैथोजिन जो है वो अटैक नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स टू यूज टू कंट्रोल द डिजीजेस ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट की डिजीज को कंट्रोल करने के सारे रेलिवेंट मेथड थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये हमारे पास पॉइंट है कि डिफाइन इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। क्या चीज है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक? अब सिंपली देखें कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि कोई एक न्यूट्रिएंट क्या वो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है या नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कैल्शियम है, सोडियम है, डिफरेंट तरह की मिनरल्स है। भाई क्या ये मिनरल्स प्लांट के लिए जरूरी हैं या नहीं जरूरी इनकी ग्रोथ के लिए? तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम जमीन के अंदर तो ग्रो करवा नहीं सकते क्योंकि जमीन जो है ये कम्प्लेक्स मीडियम है, यहाँ तो हर किस्म की चीज मौजूद है। तो हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इसके अंदर हम प्लांट को एरेटेड वाटर के अंदर ग्रो करवाते हैं और डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स बारी बारी ऐड करते चले जाते हैं और देखते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट है ये इंतहाई एसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो देखें व्हाट इज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। सॉइल इज ए कम्प्लेक्स मीडियम। जो सॉइल है ये बड़ा कम्प्लेक्स मीडियम है, ये बड़ी चीजों का मजमूआ है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर दाखिल हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं प्लांट ग्रोथ के ऊपर तो क्या होगा? ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स, के प्लांट्स को कौन सी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिक्वायर है अपनी ग्रोथ के लिए, बाय ग्रोइंग देम इन सॉइल। कि हम उसको सॉइल में ग्रो करवा के देख लें कि कौन सी न्यूट्रिएंट उसके लिए जरूरी है, तो ये बड़ी मुश्किल बात है। क्यों? सॉइल इज ए कम्प्लेक्स मीडियम। तो फिर क्या तरीकाकार है हमारे पास ये चेक करने का? तो कहते हैं हमारे पास तरीकाकार कौन सा है? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। क्या है ये टेक्निक? दिस टेक्निक इज यूज्ड, ये जो टेक्निक है इसे इस्तेमाल किया जाता है टू टेस्ट करने के लिए
whether a certain nutrient कि कोई एक हमारे पास जो ग़िज़ाई मवाद है, जो न्यूट्रिएंट है, इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट, ये प्लांट के लिए जरूरी है या नहीं है। तो ये जो टेक्निक है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अब इसके मेथड को डिस्कस करते हैं कि इसमें किया क्या जाता है। तो देखिए, प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर, प्लांट्स जो हैं इन्हें किसके अंदर ग्रो किया जाता है, एरेटेड वाटर के अंदर। ऐसा पानी जिसमें क्या चीज ऐड हो, हवा ऐड हो, कार्बोनेटेड जो चीजें हैं वो इसके अंदर कुछ गैसेस जो हैं वो ऐड कर दी जाती हैं। तो कहते हैं प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर, प्लांट्स को एरेटेड वाटर के अंदर ग्रो किया जाता है। टू विच न्यूट्रिएंट मिनरल्स एडेड, जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह की मिनरल्स को ऐड करेंगे। तो से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चीज है जिसके अंदर मैंने पानी को रखा, जिसके अंदर पानी को पकड़ के रखा, और फिर उसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं प्लांट को हैंग कर देता हूं, किसी स्टैंड के थ्रू लगा देता हूं। अब उस पानी के अंदर मैं डिफरेंट तरह की मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ऐड करता हूं और देखता हूं कि इनका रिजल्ट प्लांट के ऊपर क्या आता है। तो यही बात इधर बताएगी, प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर, प्लांट को एरेटेड वाटर में ग्रो किया जाता है। टू विच न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स आर एडेड, जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, डिफरेंट तरह की मिनरल्स हैं वो ऐड की जाती हैं, और फिर चेक किया जाता है कि कौन सी मिनरल जो है वो इंतहाई जरूरी है प्लांट के लिए। अब कहते हैं ये जो मेथड है इज नॉट फिजिबल येट, ये अभी इतना फिजिबल नहीं है, अभी इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसके लिए थोड़ी एक्सपर्टी चाहिए इसे परफॉर्म करने के लिए। एंड इट इज यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इसे क्या करते हैं, डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स को ग्रो करवाने के लिए उन्होंने इस मेथड को चेक किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक पॉइंट है कि व्हाट इज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अब लास्ट में डिस्कस करेंगे कि भाई जो बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैन काइंड है ये किस तरह फूड को इंक्रीज करवाती है। इससे रिलेटेड आखिरी जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन ये क्या चीज है, ये खुराक को जखीरा करने का, खुराक को महफूज करने का, खास तौर पर जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध या इससे बनी हुई चीजें, उनको महफूज करने का एक बेहतरीन तरीका इजाद किया किसने, लुइस पास्चर ने, और उसी के नाम पर इसे रखा गया पास्चराइजेशन। तो बेसिकली इट इज ए मेथड, ए टेक्निक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ये खुराक को महफूज करने की एक टेक्निक है, एंड प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, ये ऐसी टेक्निक है जिससे हम खुराक को मतलब खराब होने से बचा सकते हैं। फॉर इट्स यूज, ताकि हम इसे इस्तेमाल कर लें, इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए खुराक को महफूज कर लें। एंड ट्रांसपोर्ट टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस, और खुराक को ज़खीरा करके लंबे अरसे तक भी इस्तेमाल कर सकें। तो देखें, आज से फॉर एग्जांपल आजकल जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम खुराक को बना लेते हैं, उसे फ्रिज के अंदर ज़खीरा कर लेते हैं और 10-15 दिन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पास्ट के अंदर, पुराने ज़मानों के अंदर लुइस पास्चर ने एक तरीका बताया था कि खुराक को इस तरीके से ज़्यादा देर तक ज़खीरा किया जा सकता है और वो ख़राब नहीं होती। तो देखें, इट इज़ गिवन बाय लुइस पास्चर, ये किसने पेश किया था, लुइस पास्चर ने। उसकी खास बात क्या थी, इट इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये था हमारा लास्ट पॉइंट कि व्हाट इज पास्चराइजेशन। तो स्टूडेंट, ये था हमारा बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड के अंदर सबसे पहला पॉइंट कि बायोलॉजी ने किस तरह हमारी हेल्प की इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, के फूड को किस तरह हमने प्रोड्यूस करवाना है या बेहतर से बेहतर बनाना है। ये टॉपिक लॉन्ग के तौर पर आ जाता है, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो पहले बात करते हैं कि अगर ये टॉपिक लॉन्ग के तौर पर आ जाता है तो हमें कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें हाईलाइट करना है वो है ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज, जिसके अंदर हमने डिफरेंट वैरायटीज को, ब्रीडर्स को हमने प्रोड्यूस करवाया, जो हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो पहला पॉइंट जो हमने हाईलाइट करना है वो है हमारे पास ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज, वो बेशक प्लांट की हैं बेशक एनिमल्स की हैं। दूसरा जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है टिश्यू कल्चर टेक्निक को, इसे हमने हाईलाइट करना है। इसके बाद जो हमने तीसरा तरीका इस्तेमाल करना है वो हमारे पास दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो पहला हमारे पास कौन सा हमने डिस्कस किया, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को। दूसरा हमने डिस्कस करना है टिश्यू कल्चर टेक्निक को। तीसरा जिससे हमने पॉइंट का जिक्र करना है ड्यूरिंग राइटिंग लॉन्ग क्वेश्चन वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसके बाद जो चौथा पॉइंट हमने
मेंशन करना है वो है हमारे पास इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। उसके बाद जो हमने अगला पॉइंट डिस्कस करना है वो है हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, और लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे ये है पास्चराइजेशन। तो ये जो 6-7 पॉइंट है हमारे पास ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उसके बाद हमारे पास टिश्यू कल्चर टेक्निक है, उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल है, उसके बाद इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, उसके बाद हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक और लास्ट पे पास्चराइजेशन। तो अगर कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, राइट ए नोट ऑन हाउ बायोलॉजी हेल्प मैनकाइंड इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, के बायोलॉजी जो है ये किस तरह इंसानियत की खिदमत करती है फूड प्रोडक्शन के हवाले से। तो इस तरीके के अंदर हमने ये 6-7 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए लॉन्ग को अटेम्प्ट करना है। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन tissue culture technique, define breeding technologies, what is biological control, what is integrated disease management, what is hydroponic culture technique and define pasteurization। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन अबाउट बियोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड के अंदर बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। बाकी हम जो अगले 2 टॉपिक हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।